ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर से एरेज जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एरेज वन डायमेंशनल एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज दोनों ही खत्म हो चुकी है। अब हम शुरू कर देंगे स्ट्रिंग्स को। तो पहले यहाँ नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम strings.c और यहाँ पे मैं अभी अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ #include stdio.h। इसके अलावा मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन आर्ग्यूमेंट्स ये लिखे आ जाते हैं, इनको हम हटा लेते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से फिलहाल हम कुछ भी एज आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे होंगे अपने मेन फंक्शन में। और अब हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग्स अगर किसी ने C++ पढ़ी हुई है या थोड़ा सा जानता है तो स्ट्रिंग्स जो होता है वो डेटा टाइप होता है आपकी जावा जैसी लैंग्वेजेस में, C++ जैसी लैंग्वेजेस में। और C में जो है स्ट्रिंग्स का कोई डेटा टाइप नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो स्ट्रिंग्स हमें बनानी पड़ती है। डिराइव्ड डेटा टाइप है। और स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होता है, क्रम्बल ऑफ वर्ड्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय हेलो, तो इसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए वर्ड्स हैं हाय हेलो, लेकिन जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हें देखते हैं तो ये हमारे लिए होता है क्रम्बल ऑफ लेटर्स, यानी कि HIHELLO। तो ये सारे हम इनको एज इंडिविजुअल लेटर्स ट्रीट करते हैं और इसको हम टोटली बोलते हैं क्रम्बल ऑफ वर्ड्स, जिसमें स्पेस भी जो है यहाँ पे जो मैंने स्पेस दिया हुआ है ये भी एक कैरेक्टर एज एन कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इनपुट ले रहे थे एक कैरेक्टर को। जैसे अगर मैं यहाँ पे बना दूँ char ch और फिर यूजर से इनपुट ले लूँ scanf और %c और इसको मैं स्टोर करा लूँ अपने %ch में %ch। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यूजर से कैरेक्टर इनपुट ले लिया है। इसके पहले मैं उसे एक मैसेज भी डाल देता हूँ। printf स्टेटमेंट डाल देते हैं enter a कैरेक्टर और एक \n ताकि यूजर इनपुट नेक्स्ट लाइन में दे। उसके बाद हम स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने के बाद हम दोबारा से इसी को प्रिंट कर लेंगे। तो printf कर लेंगे %c और जो मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो मेरा कैरेक्टर होगा, तो कैरेक्टर। तो अभी इतने प्रोग्राम में क्या है, हमने एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लिया है। तो अगर रन कोड करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछा एंटर ए कैरेक्टर, मैं डाल देता हूँ c और नेक्स्ट लाइन में मेरा c प्रिंट होके आ गया है। तो ये तो हुआ एक कैरेक्टर, लेकिन अगर मुझे एक पूरा वर्ड एज इनपुट लेना है, पूरा वर्ड कैसे, मैं चाहता हूं कि यूजर लिखे हेलो और मैं उस पूरे हेलो को स्टोर करा लूं एक स्ट्रिंग के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, एक पूरे वर्ड को। जैसे अगर मैं इसे दोबारा से रन करूं और मैं यहाँ कैरेक्टर में डाल देता हूँ हेलो, तो खाली h प्रिंट हुआ क्योंकि इसने सिर्फ h को इनपुट लिया जो पहला कैरेक्टर था। उसके बाद बाकी सारे मेरे बफर में चले गए हैं जो अभी भी मेरे कीबोर्ड बफर में पड़े हैं। तो अगर मुझे पूरे हेलो को इनपुट लेना है तो मैं कैसे लूंगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारी एरेज को। कैसे, आपको पता है एरे सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करती है और सीक्वेंस में ही डेटा को रीड भी करती है। तो हेलो क्या है, कुछ कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस ही तो है। जैसे HELLO ये जो है टोटल एक कुछ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस में मैंने कुछ कैरेक्टर्स को डाला हुआ है जिसमें मुझे सारे कैरेक्टर्स को इनपुट लेना है। तो अगर मुझे सिमिलर टाइप के डेटा को इनपुट लेना है तो मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एरेज को यूज करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी एरे बना दूं एरे और इसका मैं कुछ साइज दे देता हूँ, लेस से हेलो 5 लेटर्स का है तो मैं इसका साइज 5 दे देता हूँ, नमलॉग 5। ठीक है, तो ये मेरी एरे बन चुकी है। अब मुझे लेना है एरे में इनपुट। अब एरे में आप इनपुट कैसे लेते हो, आप अपने फॉर लूप से लेते हो। तो फॉर लूप या फिर आप वाइल लूप या लूप में लेते हो बेसिकली आप। तो यहाँ पे हम इंट i को आइटरेट करेंगे, i लेस देन जाएगा हमारा 5 के और i होता रहेगा ++। और इसमें मैं क्या करूंगा, स्कैन कर लूंगा जो भी यूजर इनपुट डाल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा %c और यहाँ पे हम डाल देंगे %ch जिसमें हम जो एड्रेस डालेंगे वो होगा i का। तो ch ऑफ i में हम स्टोर कराएंगे। सेम ही तरीके से हम इसको आउटपुट भी करा लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे होंगे printf, तो printf डाल देंगे %c और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे होंगे तो यहाँ पे ch ऑफ i। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एरे में मैं इनपुट ले रहा हूँ और एरे में ही मैं आउटपुट ले रहा हूँ। तो एक बार इसको जरा रन करके देखते हैं। सेव करते हैं और रन करते हैं। स्कैनफ गलत लिखा हुआ है यार, SCANF। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेलो को इनपुट डाला, यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं दिया हुआ था ऊपर कुछ भी। चलो एक मैसेज भी डाल के दोबारा से रन करते हैं। printf एंटर द वर्ड, इसको सेव करते हैं, सेमीकोलन लगा देंगे
सेव करते हैं और इसके साथ ना एक बैकस्लैश n भी लगा देते हैं। तो सेव और रन। तो यहाँ पे आया एंटर द वर्ड, मैं डाल देता हूँ हेलो हेलो। तो अभी जो मैंने आपको ये चीज़ बताई ये स्ट्रिंग नहीं होती है, अगर पहले से पहले ही मुझे कहने लग जाओ स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं होती है। ये मैंने आपको बेसिकली एक एरे का यूज करके आप कैसे स्टोर कराओगे वर्ड्स को ये बताया। अभी स्ट्रिंग कैसे होती है? स्ट्रिंग में क्या है, अगर आपको लेट्स सपोज कोई, क्योंकि यूजर तो कुछ भी डाल सकता है ना वर्ड, यहाँ पे तो मुझे पता था हेलो 5 कैरेक्टर्स का होता है और 5 कैरेक्टर्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे लूप को खत्म करना है। बट अभी मुझे नहीं पता यूजर कितना बड़ा नंबर डाल देगा, वो कितना बड़ा वर्ड डाल देगा, मुझे उसे इनपुट भी लेना आउटपुट भी लेना और इस बार बेसिकली मुझे उसे एक स्ट्रिंग में बदल कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एरे का साइज कुछ बड़ा सा दे दूंगा ताकि यूजर कुछ भी इनपुट करे तो वो स्टोर हो जाए। तो लेट्स सपोज मैंने 25 कैरेक्टर्स की एक एरे बना दी है जिसमें 25 कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। फिर मैंने एक इनपुट डाल दिया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल दी, एंटर द वर्ड। अब स्ट्रिंग्स क्या होती है? स्ट्रिंग्स कैरेक्टर की एरे होती है जिसमें जो आपका फाइनल लेटर होता है वो एक नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर बोले तो मैं यहाँ पे एक बार व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, टेकिंग फॉरएवर। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे का वो है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी पेन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तो हमने एक कैरेक्टर एरे बनाई जिसकी लेंथ अभी x है, तो कैरेक्टर एरे बना लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हेलो के उस पर ही बताता हूँ। तो अभी मैंने हेलो को इनपुट लिया था, इस बार मैंने 6 डब्बे इसलिए बताया क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होती है। तो HELLO और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा स्ट्रिंग्स में \0। तो इस तरीके से दिखती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लास्ट में आ जाता है नल कैरेक्टर जिसे हम \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो \0 जो है 0 वो होता है हमारा नल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्ट्रिंग। अब नल कैरेक्टर क्या करता है? बेसिकली नल कैरेक्टर ये बताता है कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रही है। इससे प्रोग्राम को ये पता चलता है कि मुझे रुकना कहाँ पे है। जैसे अगर मैं लूप लगा के उसे प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे पता रहेगा कि जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा उसी टाइम पे मुझे लूप को ब्रेक कर जाना है। तो अभी हम स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे। ये तो एरे थी। अब एरे को डिक्लेयर करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये होता है जहाँ पे आप यहीं पे साइज डाल दो और डिक्लेयर कर लो अपनी एरे को। एक तरीका और होता है और वो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे साइज ना डाल के अपनी एरे के आइटम्स को डिफाइन कर दो। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर मैं ऐसे डाल दूंगा डबल कोट्स में और डबल कोट्स में यहाँ लिख दूंगा हेलो, तो जो मेरा प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखता हूँ, जैसे प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में हम कोई भी चीज डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर हम कोई भी चीज डबल कोट्स में लिख देंगे तो ये इसे एज एन स्ट्रिंग इनपुट ले लेगा और इसके लास्ट में नल कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, और प्रिंट करना एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं ऊपर ताकि मैं उसे बार बार कॉल करता रहूँ। तो फॉर लिख रहा हूँ यार, इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा वॉइड, क्योंकि हम इसी में इनपुट ले लेंगे। वॉइड प्रिंट स्ट्रिंग डाल देते हैं, इस बार इसका नाम प्रिंट स्ट्रिंग, जो कि एक फंक्शन होगा और ये फंक्शन इनपुट ले रहा होगा मेरी एक कैरेक्टर एरे। तो कैर ARR इसको ये इनपुट ले रहा होगा और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी फॉर लूप मेरा इंट आई को आइटरेट करेंगे, 0 से जाएगा और आई लेस देन काउंट नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारी जो एंडिंग है वो ये है कि जो मेरा ARR ऑफ आई है वो मेरा नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, वो नल कैरेक्टर के। तो नॉट इक्वल टू, अरे शिफ्ट नहीं दबाया क्या, नॉट इक्वल टू क्या है यार ये ट्रैक पैड इसका, नॉट इक्वल टू मेरा नल कैरेक्टर। कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो सिंगल कोट्स \0 और आई होता रहेगा मेरा प्लस प्लस और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंट एफ %c और जो मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा मेरा कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ARR ऑफ आई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ, उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लिया है। तो यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे मैं सिंपली अपनी प्रिंट स्ट्रिंग को कॉल कर दूंगा, तो प्रिंट स्ट्रिंग और इसमें मैं जो अपना इनपुट है वो डाल दूंगा CH को। तो अभी इसको हम जरा रन करके देखते हैं। VS कोड में ही पंगा है यार।
तो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग है जो मैंने डाली हुई है हेलो, ये प्रिंट होके आ चुकी है। एक और तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे कि मैं इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स को एंटर करूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे भी इनपुट करूँगा कि h, इसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा, फिर से सिंगल कोट्स में e, तो अगर मैं इस तरीके से भी चाहूँ तो अपनी जो एरे से डिफाइन कर सकता हूँ। तो एक बार मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरी स्ट्रिंग नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे मेरी एरे होगी। तो इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट में हमारा नल कैरेक्टर ऐड कर दूंगा, तो \0। तो अब ये मेरी एक स्ट्रिंग है। तो इसको भी सेव करके रन करके देखते हैं, तो आउटपुट हमारा फिर से सेम आया है, हेलो। अब ये तो हो गई बात हम स्ट्रिंग्स को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी है स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं अपनी पहले तो एरे है डिफाइन कर लेंगे, और यूजर को हम फ्रीडम देते हैं अप टू लेट्स सपोज 25 कैरेक्टर्स का। तो 25 कैरेक्टर्स, वैसे लास्ट कैरेक्टर हमारा \0 होना चाहिए, तो उसे जो फ्रीडम है वो 24 कैरेक्टर्स की है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, printf, और यूजर्स को डाल देंगे एक मैसेज, एंटर अ वर्ड अप टू 24 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यूजर डाल देगा। अब स्ट्रिंग को जब हम इनपुट लेते हैं ना, तो हम एक स्पेसिफाइड फंक्शन का कॉल करते हैं, वो यूज करते हैं, स्पेसिफाइड फंक्शन का यूज करते हैं जिसका होता है नाम getS। तो getS को हम यूज करेंगे और इसमें हम डाल देंगे हमारी एरे के नाम को इनपुट। वैसे अगर मैं एरे का नाम हटा दूं तो VS कोड ये देखो क्या दिखा रहा है, इसे एक पॉइंटर चाहिए इनपुट में। अब आप जानते हो कि एरे का नाम अपने आप में एक पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एरे का नाम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो भी स्ट्रिंग यूजर इनपुट करेगा वो चली जाएगी मेरी कैरेक्टर एरे में, और इसमें जो \0 है वो लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसको एक बार सेव करते हैं और इसको करके देखते हैं रन। तो अप टू 24 कैरेक्टर्स, मैं वो देना भूल गया \n, चलो कोई बात नहीं, 24 कैरेक्टर्स का तो डालेंगे नहीं। यहाँ पे हम डाल देते हैं दोबारा से हेलो को। तो हेलो प्रिंट होके आ चुका है, टर्मिनल हटा लिया मैंने यहाँ पे। और getS को नहीं यूज करते हैं, एक तरीका और होता है हमारी स्ट्रिंग को इनपुट लेने का, scanf के थ्रू ही scanf डाल देते हैं %s। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, %s जो होता है वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है स्ट्रिंग का, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डलेगा वो डलेगा ch, ठीक है। तो हम ch में स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे होंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो getS है, हम getS को यूज क्यों करते हैं, scanf को क्यों नहीं यूज करते हैं। scanf को भी यूज कर सकते हैं। तो पहले जरा इसको एक बार रन करते हैं, अप टू 24 कैरेक्टर्स। तो जैसे हम यहाँ पे डालते हैं नाम ब्रूस, तो ब्रूस प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन अभी मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ और इस बार मैं डालता हूँ पूरा नाम ब्रूस वेन। ये क्या हुआ, ब्रूस डाला तो ब्रूस तो आ गया, ओके, लेकिन ब्रूस वेन डाला तो खाली ब्रूस प्रिंट होके आ रहा है, जो हमारा स्पेस है वो छूट गया है। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो %s है ना, ये एंड कहाँ पे करता है मेरी स्ट्रिंग को, ये जैसे ही मैं इनपुट में अगर या तो एंटर दबा दूं तो ये उसे इनपुट ले लेगा, लेकिन अगर मैं स्पेस भी दबा दूं, स्पेस को भी ये एंड मान लेता है स्ट्रिंग का। तो ये मेरा खाली ब्रूस को इनपुट ले रहा है, उसके बाद के स्पेस को इनपुट नहीं ले रहा है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो जो स्पेस है वो भी एज एन इनपुट आए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा getS, और getS में मैं डाल दूंगा अपना ch। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करता हूं और अब मैं अगर पूरा नाम डाल दूंगा, तो मेरा पूरा नाम यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। तो getS इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि getS क्या करता है, उसमें जो हमारा स्पेस है ना वो भी एक वैलिड कैरेक्टर है। जो हमारा %s है वो खाली वहां तक इनपुट लेता है जहां पे या तो स्पेस आ जाए या \n आ जाए, लेकिन getS जो है वो टर्मिनेशन ही इनपुट की तब करता है जब \n आ जाए, अदरवाइज वो इनपुट मानेगा सारे के सारे कैरेक्टर्स को, इंक्लूडिंग जो हमारा स्पेस है वो भी। तो स्पेस भी यहाँ पे एक वैलिड कैरेक्टर है, ओके। अब हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रिंग्स का यूज होता है वो आपके पासवर्ड्स इनपुट लेने में भी होता है। पासवर्ड इनपुट लेने में क्यों होता है, पासवर्ड तो हम इंटीजर डालते हैं, नहीं यार इंटीजर थोड़ी डालते हैं, हम उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, हम उसमें स्पेसिस भी ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड भी जो है वो मेरी एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और स्ट्रिंग का यूज क्यों है वहाँ पे,
क्योंकि हम एक सॉल्टिंग नाम की एक चीज़ होती है जो अक्सर जितनी भी वेबसाइट्स है वो सब सॉल्टिंग का यूज़ करती है जिनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। सॉल्टिंग बेसिकली जब वो हमारा पासवर्ड लेती है ना, तो पासवर्ड के रूप में वहाँ पे स्टोर नहीं होता, हमारा एक्यूरेट पासवर्ड वहाँ स्टोर नहीं होता। वो क्या करते हैं, पासवर्ड का थोड़ा सा हिस्सा लिया, उसमें अपना एक सॉल्ट डाल दिया, यानी बीच में कुछ क्रम्बल ऑफ वर्ड्स डाल दिए, उसे ऐड करा, फिर कुछ हिस्सा लिया, फिर उसके बाद कुछ क्रम्बल ऑफ वर्ड्स ऐड कर दिया, और एक अजीब से तरीके का वहाँ पे एक वर्ड स्टोर हो जाता है, एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है, वो हमारा पासवर्ड होता है, ताकि कोई भी हमारा पासवर्ड अगर निकाल भी ले तो गेस ना कर पाए कि पासवर्ड एक्चुअल क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कंपनीज के पास जो पासवर्ड आया है वही अगर मैं दोबारा से इनपुट कर दूं तो मेरी जो प्रोफाइल है वो खुल जाए। तो ऐसी जगह पे यूज़ होती है आपकी स्ट्रिंग्स। अब हम थोड़ी सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी में से कुछ फंक्शंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच बी, एक हेडर फाइल है जिसमें स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसमें से जो मैंने अभी आपको अभी बताया कि जो हम स्ट्रिंग लेते हैं उसमें सॉल्टिंग की जाती है, जो हम पासवर्ड इनपुट लेते हैं उसमें सॉल्टिंग यूज़ की जाती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे एंटर अ वर्ड नहीं कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, गेट एस कर लेंगे। उसके अलावा प्रिंट अभी यूज़ नहीं करेंगे। इसके पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसे प्रिंट एस को बाद में यूज़ करेंगे, इसे हटा ही देते हैं, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको यहाँ पे, और जो हमारा आउटपुट होगा वो भी हम इसमें ले लेंगे। तो हम इसको नाम रख देंगे सॉल्ट या सॉल्टिंग। ये मेरी इनपुट ले रहा होगा एक कैरेक्टर एरे, और अब इसके अंदर भी मैं एक एरे बनाऊंगा। तो पासवर्ड हमारा जनरली 8 कैरेक्टर्स का होता है, तो मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ, और ये जो हमारी एरे है इसको हम कर देते हैं 9 की, क्योंकि जो हमारा 9th कैरेक्टर होगा वो नल कैरेक्टर होगा। इसके बाद यहाँ सॉल्टिंग में हम क्या करेंगे, एक नई एरे बनाएंगे। तो हम एरे को जो इनपुट आएगी ना उसको हमें एक नई एरे में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी सॉल्टेड पासवर्ड की एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, तो कैर सॉल्टेड पासवर्ड, जिसका कि हम साइज अभी के लिए दे देते हैं, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम अपना सॉल्ट बड़ा बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमें साइज देना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक अपनी कैरेक्टर एरे एक और बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा सॉल्ट। तो यहाँ पे मेरी एक स्ट्रिंग होगी जिसका कि नाम होगा सॉल्ट, और हमारा सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, हम पासवर्ड में कुछ भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम पासवर्ड में डाल देंगे लेट्स सपोज HE25, तो ये मेरा सॉल्ट होगा। तो जब भी कोई यूज़र अपना पासवर्ड इनपुट करेगा उसमें पहले ये सॉल्ट ऐड होगा, उसके बाद जो फाइनल पासवर्ड होगा वो मेरा बन के कंपनी के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम जिस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं इस सॉर्टिंग के लिए, उसका हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट का। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, कॉन्कैटिनेट का मतलब मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है हेलो, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ, जैसे मैंने वो लिए HE25, और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगी मेरी स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो सॉल्टिंग के लिए हम जिस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग लाइब्रेरी से या स्ट्रिंग हेडर फाइल से, उसका नाम है strcat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, और इसमें हमें पास करनी होती है हमारी दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स को। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारी ARR इनपुट आई है उसको यहाँ पे पास कर देंगे, और उसके बाद जो मेरी सेकंड स्ट्रिंग होगी वो होगी सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी सॉल्ट है ये दोनों हमने पास कर लिए, जो मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है जो यहाँ से आ रहा है मेन फंक्शन में से वो, और उसके अलावा मेरा सॉल्ट, और इसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, सॉल्टेड पासवर्ड में। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सॉल्टेड पास इक्वल्स टू, तो मेरा जो सॉल्टेड पासवर्ड है वो इक्वल हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट ARR और सॉल्ट के इक्वल। और यहाँ पे ये मुझे अभी भी एक एरर और दे रहा है, और ये एरर क्यों दे रहा है, जो मेरी एरेज होती हैं, ये एरे की एक प्रॉपर्टी है, एरे एक इम्यूटेबल सब्सटेंस होता है। इम्यूटेबल का मतलब मैं अपनी एरे जब मैंने एक बार बना ली है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, मेरी ARR और सॉल्ट को, इन दोनों को जोड़ के एक नई एरे बना रहा हूँ जो मैं पुराने वाली में स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इक्वल टू होता है, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया है पूरी लैंग्वेज में, तो इक्वल टू मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये स्टोर नहीं करा रहा है सॉल्टेड पासवर्ड में,
ये सॉल्टेड पासवर्ड को इसके टोटल की वैल्यू को असाइन कर दे रहा है। और जो मेरी एरेज होती है वो किसी भी चीज को स्टोर कर सकती है पर अपनी वैल्यूज को खुद से अपडेट नहीं कर सकती। अपडेट इन द सेंस वो अपने आप को किसी और चीज के इक्वल नहीं बना सकती, पर वो अपने एड्रेस पे कुछ भी स्टोर कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जो है मुझे इसे एक पॉइंटर बना देना होगा। ठीक है, अब मैंने स्टार लगा दिया तो ये एक पॉइंटर बन गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे भी एक स्टार बना देना है। अब ये देखो ये एरर चला गया है। अब मैंने अपनी जो स्ट्रिंग है उसका एक पॉइंटर ले लिया है। ये जो मेरी एरे है अब ये मेरी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रही है, और पॉइंटर के साथ पॉइंटर अरिथमेटिक भी यूज होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मेरा सॉल्टेड पासवर्ड एक पॉइंटर है, एक लोकेशन है, वहां पे मैं इन दोनों की एरेज की जो रिजल्टेंट एरे आएगी उसको मैं वहां पे स्टोर कर दे रहा हूँ उस एड्रेस पे। तो इतना अभी आपको समझ में आ गया है कि जो सॉल्टेड पासवर्ड है वो इक्वल हो जाएगा मेरे इन दोनों स्ट्रिंग्स के सम के बराबर, और मैं इसको यहीं पे प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर सकता हूँ, प्रिंट एफ में भी मैं परसेंटाइल एस यूज कर सकता हूँ। तो परसेंटाइल एस बैक स्लैश लग गया, और जो मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा मेरा सॉल्टेड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये सॉल्टेड पासवर्ड। अब मैंने स्टार यूज क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे पॉइंटर बनाया हुआ है। सेमीकोलन में यहीं पे डाल दूंगा, और अब हम इसको करते हैं रन। टर्मिनल बंद कर लिया तो मैंने, जगह खाता है। और अब हमसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे हेलो हाय। तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए, 5 और 2 7, और एक और डाल देते हैं हाय डब्ल्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी जो नेक्स्ट लाइन में जो स्ट्रिंग प्रिंट हुई है वो है HELLOW हाय, और W जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग्स था उसके बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग के बाद मेरा HE25 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग्स का जो सम है उसको प्रिंट कर दिया है, यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के कंकैटिनेट करके उसको प्रिंट करके दिखा दिया है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जो अच्छा खासा यूज होता है, वो होता है स्ट्रिंग कॉपी। मतलब एक स्ट्रिंग में एक दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर देना। तो उसका यूज कैसे होता है, तो अभी हम कॉपी करके देखते हैं। इसे प्रिंट स्ट्रिंग को हटा लेता हूं मैं, और फिलहाल सॉल्टिंग कर रहे थे, सॉल्टिंग रखता हूं, और सॉल्टिंग ही रहने देते हैं। चलो इसका नाम, बल्कि इसमें भी नहीं करते हैं, मेन फंक्शन में ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स बना लेता हूं। एक तो मेरी कैर ch, इसको मैं इक्वल रख देता हूं हाय, और इसके अलावा फिर मेरी एक स्ट्रिंग हो गई हाय। इसके अलावा मैं एक और स्ट्रिंग बना लूंगा कैर ch1 इक्वल्स टू, इसको मैं रख दूंगा हेलो के इक्वल, तो हेलो, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब मेरे पास दो स्ट्रिंग्स आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी पुरानी स्ट्रिंग है ये ch, इसमें मैं अपनी नई स्ट्रिंग, तो इनका नाम ना ऐसे ही रख देते हैं ओल्ड स्ट्रिंग, और इसका नाम रख देते हैं हम न्यू स्ट्रिंग। तो ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग नाम की हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हो चुकी हैं। अब मुझे पुराने वाली में नए वाले को कॉपी करना है, तो strcpy इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। इसमें हमें पहले डालना है पुरानी स्ट्रिंग का एड्रेस, तो ओल्ड स्ट्रिंग, उसके बाद हमें डालना है नई स्ट्रिंग का पॉइंटर, तो हमारी न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी जो पुरानी स्ट्रिंग है उसमें नई स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा। तो यानी कि मेरी ये जो हाय है ये चेंज होके हेलो में बदल जाएगी। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा, परसेंटाइल एस डाल देते हैं, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डालते हैं strcpy कह रहा हूँ ओल्ड स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी जो ओल्ड स्ट्रिंग थी उसमें नई स्ट्रिंग की वैल्यू कॉपी हो चुकी है। तो हमें यही चेक करना है जो पुरानी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू अब क्या है। तो अगर मैं रन कोड करता हूँ तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये हो चुका है strcpy। और इसके अलावा एक चीज़ मैं अभी और बताने वाला हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग्स के ऊपर ही थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, इन्हीं फंक्शंस के ऊपर बातचीत करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग कंपैरिजन के फंक्शन को भी यूज करके देख लेंगे। कंपैरिजन बोले तो सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैं कंपेयर के लिए कॉल करूंगा मेरे strcmp को, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रिंग कंपेयर। इसमें मैं सबसे पहले अपनी ओल्ड स्ट्रिंग डालूंगा, तो ओल्ड स्ट्रिंग, उसके बाद मैं अपनी न्यू स्ट्रिंग को डाल दूंगा, तो न्यू स्ट्रिंग।
ये तो हो चुका है मेरा फंक्शन कॉल। अब ये जो रिजल्ट देगा वो ट्रू फॉल्स की वैल्यू में देगा। तो ट्रू फॉल्स में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 0 फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, ठीक है। बट जब हम strcmp कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर करते हुए अगर दोनों स्ट्रिंग्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है तो आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज आउटपुट 0 आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट डाल देता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में पहला आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा आउटपुट आएगा वो नंबर के टर्म्स में आएगा 1 या 0, और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरा, वो आउटपुट है मेरा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों स्ट्रिंग्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। रन करते हैं तो यहाँ पे मेरा आउटपुट 1 आ गया है, नो सरप्राइजेज एट ऑल। और अगर मैं सारे के सारे इक्वल डाल देता हूँ, अब मेरा जो रिजल्टेड आउटपुट है वो होना चाहिए 0। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, 0 आ गया है। तो strcmp काम कैसे करता है, ये आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है उसको चेक करता है। मतलब ये पहले इस h को इस h से कंपेयर करेगा, फिर इस वाले e को इससे कंपेयर करेगा, फिर इस l को इससे कंपेयर करेगा, उसके बाद जो आपका रिजल्टेंट आउटपुट होगा वो आपको देगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल h बना देता हूँ, अब जरा आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट 1 आ चुका है। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेरी ये वाली स्ट्रिंग है इसमें जो h है वो स्मॉल है और इसमें जो h है मेरा कैपिटल है। तो ये आपके हर वर्ड को चेक करेगा, और बल्कि आपके वर्ड को भी मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ASCII वैल्यूज को चेक करेगा। अब जो स्मॉल h की ASCII वैल्यू है वो कैपिटल H से कम होती है, तो वहीं पे आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो पाएंगे और आपकी स्ट्रिंग जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो इस तरीके से काम करता है हमारा strcpy। ये तब तक आपको रिटर्न ट्रू नहीं करेगा जब तक कि आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी अगली वीडियो में इन्हीं फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इनका थोड़े से और यूज केसेस देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग्स ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग्स बेसिकली यही होता है, आपकी जो 1 डायमेंशनल कैरेक्टर एरेज होती हैं जिसमें जो आपका फाइनल एलिमेंट होगा वो \0 होगा, उसको हम एक स्ट्रिंग कह देते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।